बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किसने हमसे हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। 1974 में इसे लिखा गया और 1974 में ही इसका नाट्य मंचन भी हुआ। इसके बहुत सारे पात्र हैं, जैसे नट, नटी, भिस्ती, कर्म सिंह, युवक, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, दुर्जन। और यहाँ पर जो पंक्तियाँ कही गई हैं वो दुर्जन के द्वारा कही गई हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पर। राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ABCD करके दिया हुआ है। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार, केवल जलती मसाल, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, नैनों का करो नैनों से गोपन, प्रिय संभाषण को लगाना है। ये राम की शक्ति पूजा से पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक कृतिवास रामायण का उपजीव्य है, एक महाकाव्य है। कौन? राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा गया, जैसे कि पहले मैंने बता दिया। और यह कविता है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार पहले आएगा, केवल जलती मसाल, नयनों का करो नयनों से गोपन, प्रिय संभाषण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ठीक है, तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना पहले आ जाएगा। उसके बाद केवल जलती मसाल, देखो ए के बाद सी कहाँ पे है? ए के बाद सी है अमानिशा, नहीं है अमानिशा, बी के बाद सी है, बी के बाद सी किस में आया है? बी और डी में आएगा। उसके बाद है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार, केवल जलती मसाल, नैनों का करो, नैनों का करो ये आएगा। ये देखो कहाँ पे आया है? दोनों में आया है, बी और सी में। नैनों का करो नैनों से गोपन, और अन्याय जिधर है उधर शक्ति, डी आ जाएगा उसके बाद। यानी कि विकल्प डी वाला यहाँ पर सही है। नैनों का अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आगे चलते हैं। साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? यह पत्रिका है सरस्वती, सरस्वती पत्रिका। मैथिली सरल गुप्त द्वारा ये जो साकेत महाकाव्य है लिखा गया 1931 में। कब? 1931 में लिखा गया साकेत। आप प्रारंभिक 5 सर्ग जो हैं ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। यह एक महाकाव्य है साकेत। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, यह छंद कौन सा है? यह छंद है द्रुत विलंबित छंद। विकल्प बी यहाँ पर सही है। और जो प्रिय प्रवास है ये हरिऔध द्वारा रचा गया 1914 में। आगे चलते हैं। और निम्नलिखित में केशव दास की रचना नहीं है, इसमें से बताना केशव दास की रचना कौन सी नहीं है। तो हित तरंगिणी जो है ये केशवदास की रचना नहीं है। रतन बावनी, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका ये तीनों केशवदास की रचना है। तो हित हित तरंगिणी जो है ये कृपाराम की रचना है। किसकी? कृपा राम की रचना है। क्लियर? यहाँ से 4 देखिए, 4 रचना भी याद हो गए आपको। निम्नलिखित में जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है। और ऐसे ही है केशवदास का जहांगीर जस चंद्रिका है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नखसिख, रसिक प्रिया नाम से भी रचना है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्ति मीराबाई की है। किसकी है? विकल्प सी सही है, मीराबाई की। ये पत्र में इन्होंने एक जवाब दिया था तुलसीदास को, और तुलसीदास ने इनके विपक्ष में, मतलब इनके प्रत्युत्तर में कहा था, जाके प्रिय न राम वैदहीं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जपहीं परम स्नेही। सुदामा चरित कविता के आधार पर बताइए कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। श्री कृष्ण, उनको दुख हुआ, उनको निराशा हुई, वे करुणित हो गए, वे करुणा से भरकर रोने लगे। विकल्प डी सही है।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? क्या जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है? कई यहाँ है। रण मल्लछंद जगनिक का है? बिल्कुल है। प्राकृत पिंगलम क्या जगनिक का है? जगनिक का नहीं है। प्राकृत पिंगलम जो है जगनिक का नहीं है। यह आचार्य हेमचंद का है। किसका है? आचार्य हेमचंद का है। ठीक है। आदि पुराण पुष्पदंत का है? बिल्कुल है सही। तो यहाँ पर विकल्प सी वाला सही होगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दौर में नहीं थे? किसके दौर में नहीं थे अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो जो है गयासुद्दीन बलबन के समय थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय थे, इब्राहिम लोदी के समय नहीं थे। तो विकल्प डी वाला है यहाँ पर, ये क्या होगा? सही हो जाएगा। और खुसरो 1340 के आसपास इनकी रचना मानी जाती है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। विकल्प ए सही है। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। इस कथन के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कलावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कलावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है, मतलब कहाँ से कहाँ तक? तो 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास वर्णित है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। और ये लेखन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? नहीं वाले को मार्क कर लीजिएगा एग्जाम में सबसे पहले। तो मिश्रबंधु की रचना कौन नहीं है? बूंदी वारिस है क्या? हाँ है। भारत विनय ये भी है, पुष्पांजलि भी है। पृथ्वी कल्प जो है मिश्रबंधुओं की रचना नहीं है, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसका? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है। इसमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? वह करवाया है द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। विकल्प यहाँ पर डी वाला सही है। कौन है? डी वाला सही है। और किशोरीलाल गुप्त ने इसका किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और 1957 में है किया था अनुवाद द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। ठीक है। और ये लिखा गया किसके द्वारा? गिरियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? गिरियर्सन के द्वारा। चलिए, भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व की बात करें तो ये अनुवाद है नारद भक्ति सूत्र का। विकल्प ए सही है। ठीक है। तो तदीय सर्वस्व पूछेगा आपसे एग्जाम में, किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। और तदीय सर्वस्व भारतेंदु ने कब लिखा, कब अनुवाद किया? तो 1874 में। ठीक है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है खड़ी बोली का? प्रिय प्रवास को। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। यशोधरा महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है, विष्णु प्रिया खंड काव्य है, ये ध्यान रहे। और ये इन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है भाई? अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है।
मैं तुम्हें तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की रचना है, त्रिलोचन शास्त्री की। इनकी एक रचना और याद करिएगा, ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित हुआ था, और जिसके लिए इनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। हरी घास पर क्षण भर 1949 में लिखा गया। भग्नदूत भी इनकी एक रचना है, याद रखिएगा। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है की रचनाकार कौन है। दर्द जहाँ नीला है शंभुनाथ की रचना है, विकल्प डी सही है। दर्द जहाँ नीला है यह 1977 में लिखा गया और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखा गया। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है, किसका नाम आता है, नामदेव का नाम आता है। दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। दुल्ही गावहु मंगलाचार, ये कबीर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, और इसमें दाम्पत्य प्रेम का रूप है, प्रेम के दाम्पत्य प्रेम का रूप है, यानी कि ये अपने परमात्मा को अपना पति मानते हैं या भरतार मानते हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है, नहीं को मार्क करिएगा सबसे पहले। क्या चित्र रेखा है, बिल्कुल है। अखरावट है, बिल्कुल है। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता नहीं है, यह किसकी है, नारायण दास की, किसकी है, नारायण दास की। कहरनामा है, बिल्कुल है, तो विकल्प सी यहाँ पर नहीं था। अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास, पिता और पुत्र का संबंध था, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, याद रखिएगा, आगे आएगा भी बहुत बार। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। उसकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरड़ियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। कौन, यह पंक्तियाँ किसकी हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरड़ियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया। दोहा काव्य परंपरा का आरंभ करने वाले कौन हैं, तो धनपाल जी हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, गलत है, रुकिए, सॉरी, जोइंदु हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जोइंदु हैं, इनकी रचनाएं याद कर लो, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा प्रकाश, और एक रचना योगसार, इनकी याद कर लो। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से के सर्वाधिक निकट है। हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है किस कवि की भाषा।
आदिकाल की बात कर रहा है, ये ध्यान रहे। तो अमीर खुसरो का है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है, विकल्प सी वाला सही है। यहाँ पर भिखारी की पंक्ति है, भिखारी दास की। अकबर के दरबारी कवि थे ये। शोभा सर साने न बखाने जात, केहू भांति आने है पहाड़ मानो काजल के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति है सेनापति की, विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार। कर्णाभरण याकूब खान की रचना है क्या? बिल्कुल नहीं। कर्नेश कवि की रचना है, कर्नेश कवि की रचना है। रतन हजारा कुलपति का है क्या? बिल्कुल नहीं। रसनिधि की रचना है। और भाषाभूषण जसवंत सिंह का है, बिल्कुल है, विकल्प सी सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, कुलपति मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही था। और इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी लिखी गई, विकल्प डी यहाँ पर सही है। यह सन 1798 में लिखा गया, 98 और 1803 के मध्य लिखा गया यह इंसा अल्लाह खां द्वारा। इसे उदयभान चरित्र के नाम से जाना जाता है, उदयभान चरित्र के नाम से जाना जाता है। किसे? रानी केतकी की कहानी को इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित है। नहुस जो नाटक है मैथिली शरण गुप्त का है। प्रेम सागर लल्लू लाल का रचना है, लल्लू लाल का कौन सा है? प्रेम सागर। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण चरित्र, ये आप बताओ। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये तीनों नाटक जो हैं, ये तीनों रचनाएं मोहन राकेश की हैं। और मल्लिका जो है ये आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित नाटक है? सबसे बड़ा आदमी जो है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा द्वारा। क्लियर? मैं और केवल मैं भी इनकी एक रचना है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच किसकी रचना है? यह यशपाल की रचना है। और यशपाल के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? मतलब झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक जो है ये है देश का भविष्य, विकल्प बी सही है। पहले भाग का शीर्षक क्या था? दूसरे भाग का शीर्षक तो है देश का भविष्य, लेकिन पहले भाग का शीर्षक जो है वतन और देश है। यहाँ पर नहीं दिया है, आगे पूछ सकता है। वतन और देश है। यह 1958 में रचा गया और 1960 में दूसरा भाग देश का भविष्य रचा गया। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो है श्रीलाल शुक्ल, शिवपालगंज शिवलाल शुक्ल का उपन्यास है एक, राग दरबारी। यहाँ विकल्प बी में दिया हुआ है, इसी से संबंधित है ये। श्रीलाल राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिसके लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसे?
श्रीलाल शुक्ल को। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो चित्रलेखा है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और चित्रलेखा किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद कहानी जो है यह लिखित है गोविंद मिश्र द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। लछमा किस कहानी का पात्र है? लछमा किस कहानी का पात्र है? तो पहले तो जान लो, ये कोसी का घटवार, कोसी के घटवार का पात्र है। और ये लिखा गया है शेखर जोशी द्वारा। ठीक है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी के लेखक की बात करें तो मुक्तिबोध हैं। काट का सपना, सतह से उठता आदमी इनके कहानी संग्रह हैं। और इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? नहीं वाले को मार्क करिएगा। कछुआ धर्म है क्या? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। बाकी आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, ये तीनों रचनाएं पूर्ण सिंह की हैं। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, प्रगतिशील है यहाँ पर, प्रगतिशील, ठीक है, साहित्य की समस्या, यह 1954 में लिखा गया। यह निबंध संग्रह है, इसको भी याद रखिए, रामविलास शर्मा द्वारा। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। 1977 में यह प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग, पहले तो आत्मकथा है जान लो, चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क का, और ये पहला भाग है जो नीलाभ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण की बात करें तो यह सेठ गोविंदास की आत्मकथा है। विकल्प सी सही है। आत्मनिरीक्षण 1958 में लिखा गया सेठ गोविंदास द्वारा। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यह एक जीवनी है। क्या है? मिला तेज से तेज एक जीवनी है। और यह सुधा चौहान द्वारा रचित है। कौन? मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। किसकी जीवनी? सुभद्रा कुमारी चौहान की जिंदगी व जीवनी। और इनकी पुत्री है जो सुधा चौहान, इन्होंने लिखा है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्णदास जी हैं। विकल्प ए सही है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्णदास जी ने लिखा। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कविता से प्रेरित है? सुधियाँ उस चंदन के वन की, यह गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख कविता मंजीर से प्रेरित है। मंजीर से प्रेरित है। और विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण कौन सा है? सुधियाँ उस चंदन के वन की। निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताना है। तो हमारे आराध्य 1952 में लिखा गया। और जंगल के जीव
1949 में, पथ के साथी 1956 में और पद्म पराग 1929 में। पद्म पराग के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हैं। बहुत लिखेंगे तो समय लगेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय न लगे। पद्म पराग किसके हैं? पद्म सिंह शर्मा की रचना है। पथ के साथी महादेवी वर्मा का, जंगल के जीव श्री राम शर्मा का, और हमारे आराध्य ये है बनारसी दास चतुर्वेदी का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? अब देख लो, 1929 वाला आ जाएगा, यानी कि पद्म पराग। पद्म पराग तो विकल्प डी में है ना, यही सही हो जाएगा। एक भी आपको पता है, पद्म पराग भी पता है, तब भी सही हो जाएगा। और बाकी आप ऊपर लिखें तो उससे मिला लो। 10 तस्वीर किस विधा की रचना है? 10 तस्वीर जो है रेखा चित्र है। अब ये किसकी रेखा चित्र है? 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। इसका प्रकाशन 1963 में हुआ। क्लियर। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? भारतेंदु ने यात्रावृत्त से संबंधित कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? सरयू पात्र की यात्रा लिखी भारतेंदु जी ने, तो विकल्प यहाँ पर डी सही है। लखनऊ की यात्रा भी इन्होंने लिखी है, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत में 1.25 वर्ष। विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है उसका चयन करना है। तो राहुल सांकृत्यायन मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष इनकी रचनाएं हैं। तो मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, तो 3 और 4 होगा, यानी कि विकल्प सी सही है यहाँ पर। इनकी और यात्रा साहित्य की संबंधी लेखक मतलब लेखन है, जैसे किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 माह, ये सब हैं। और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पे यात्रा साहित्य पूछ रहा था, यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा क्या है? मेरी जीवन यात्रा। इतना क्लियर हो गया होगा, ये पूछ सकता है आपसे कभी भी। और विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, किसका? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, तो हो गया, चलते हैं आगे। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है, क्या है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन जो है 1964 में हुआ। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा था। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? यह भामह द्वारा दी गई है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। विकल्प ए यहाँ पर सही है। भामह की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, काव्यालंकार। आचार्य मम्मट की एक पंक्ति है, तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृत पुनः पापी, और विश्वनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। सही युग्म चिन्हित करिए, सही युग्म इसमें बताना है। वैदर्भी माधुर्य से संबंधित है, रीति का है क्या? बिल्कुल है, विकल्प ए ही वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। वैदर्भी जो है माधुर्य रीति से संबंधित है। इसमें माधुर्य गुण होता है वैदर्भी रीति में। ठीक है ना।
जैसे गौड़ी की बात करें, इसमें ओज होता है, ओज गुड़ होता है। ठीक है। पंचाली रीत की बात करें तो इसमें पंचाली में ओज नहीं होता है, इसमें माधुर्य होता है। और गौड़ी जो है, गौड़ी इसमें ओज आएगा, पहले भी है, बता चुके। रसाप कर्षण का दोषा उक्ति किस आचार्य की है? ये जो है ये विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का। विकल्प बी सही है यहाँ पर। मुख्यार्थ हरिति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? यह है आचार्य मम्मट का। विकल्प ए सही है। आचार्य भरत का है एक, दोषाह न अत्यर्थो ग्राह। अभी याद कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि जब एक पूछा है तो दूसरा भी पूछ सकता है। दोषाह न अत्यर्थो ग्राह। और विश्वनाथ का है रसाप कर्ष का दोषः। दोनों में दोष दोष आएगा तो इसका मतलब ये हमें समझना, यहाँ पे मुख्यार्थ हरिति दोष है। और आचार्य विश्वनाथ में क्या है? दोषाह न अत्यर्थो, अरे वो तो भरत का था, रसापकर्ष का दोषा है यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ का। और वामन का एक कथन है, इनका कथन है गुण विपर्य आत्मनो दोषा। तो तीनों में दोषा दोषा आ रहा है। यहाँ पे मम्मट वाले में म से मम्मट, म से मुख, इतना याद कर सकते हो। और विश्वनाथ वाले में क्या है? विश्वनाथ रसा से शुरू हो रहा है। ठीक है, रसा। और आचार्य वामन का बात करें हम लोग, आचार्य वामन का तो गुड़। और आचार्य भरत का बात करें तो भरत का दोष पहले में ही है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा बहुत चाहो तो। चलो, अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? किस विद्वान ने दी थी रस की परिभाषा ये वाली? तो आचार्य श्याम सुंदर दास। रात दिन पूनम अमा, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, सोरठा या फिर चौपाई? इसमें दोहा छंद है। और दोहा छंद के 13 पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होता है। ठीक है। और सोरठा दोहे का उल्टा होता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है? वो कौन सा छंद है? वो रोला छंद है। विकल्प ए सही है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, 14 और 12 पर यति होता है। चरण के अंत में लघु गुरु का होना अनिवार्य है गीतिका में। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अलंकार कौन सा है? जैसे उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। विकल्प डी सही है। जैसे मुख ही मुख के समान है, राम ही राम के समान है, वह घोड़ा उस घोड़े के समान है। मतलब इस तरह मुख ही मुख के समान सुंदर है, यहाँ पे अनन्वय अलंकार होगा। और मुख उपमेय है, मुख ही को उपमान यहाँ पे समझा जाएगा। उपमान के अंगों में
उल्ट फेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्रतीप अलंकार होता है। विकल्प बी सही है यहाँ पर। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं होगा। कैसे भ्रांतिमान हो जाएगा? यहाँ पर तो है अतिशयोक्ति। ठीक है, विकल्प भी सही है। और ऐसे लाइन्स जहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि मर्यादा को ही उल्लंघित कर दे, अपनी सीमा को हद से पार हो जाए, इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। बताइए ये सही हो सकता है? नहीं, बढ़ाई चढ़ा कर बताया गया है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? बांग्ला, गुजराती, कोंकणी या फिर संस्कृत? तो बांग्ला है, यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। और यह पूर्वी नागरी लिपि का है, पूर्वी नागरी लिपि का, ठीक है, संबंध है। और गुजराती, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, गढ़वाली, मराठी, हिंदी, ये सब हैं जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं भारत की भोजपुरी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। विकल्प को इधर उधर भी रख सकता है, ध्यान रहे। तो इस तरह हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौरवी जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। विकल्प डी सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी में 5 आती है और बिहारी में भी 3 है। अंतस्थ व्यंजन है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, समय गंवाना ज़्यादा ठीक नहीं है। य र ल व, और इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। र इसमें लुंठित, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। विकल्प डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। क कंठ से निकलता है, च तालव्य होता है, ट वाली लाइन मूर्धन्य होती है, त वाला जो होता है त दंत होता है, प वाला ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च जो है तालव्य ध्वनि है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प इसमें से कौन सा नहीं है? तो मनुष्य, कामना, अहंकार, हरियाली। नहीं है को मार्क करिएगा। और सही इसमें है जातिवाचक संज्ञा मनुष्य होगा। जैसे अगर पर्वत कहा जाए मनुष्य कहा जाए, नदी कहा जाए यहाँ पे इस तरह, ठीक है। हरियाली और अहंकार यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हरियाली और अहंकार दोनों, ठीक है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, कारक का क्या काम होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। और इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
ये बता दीजिए। डिबिया, दात्री, खटमल या जीभ। खटमल जो है पुल्लिंग है, बाकी डिबिया, दात्री और जीभ स्त्रीलिंग है। ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत सिंपली पूछ लिया जाता है। ठीक है, कवयित्री होगा, विकल्प सी सही है। कविता का बहुवचन कविताएं होगा, कविताएं, विकल्प बी यहाँ पर सही है। और नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट होगा, विकल्प सी वाला सही है। उत धन शिष्ट, इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। यद्यपि, यद्यपि का होगा, यदि धन अपि होगा, और इसमें है यण संधि। ठीक है। बीड़ा पाड़ी में समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दो पद होते हैं जो दोनों प्रधान नहीं होते हैं, और कोई तीसरा प्रधान होता है। और बीड़ा पाड़ी को हम कहा जाए तो इसका जिसका विग्रह किया जाए, बीड़ा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? द्विगु अंक वाला होता है चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह, इनमें से बताना है किसमें द्विगु समास नहीं है। चतुरानन में द्विगु समास नहीं है, और इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होता है, यहाँ पे अभी अंक है। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। जो ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे ऐसे प्रश्नों को आसान भले आएगा, गलत कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाली में प्रत्यय की बात करें हम लोग तो ई प्रत्यय है, नेपाल के आगे बड़ी ई लगा हुआ। ठीक है, तो नेपाली बन गया है, यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। चाय आगत शब्द है, चाय जो है इसका आगत शब्द, चाय जान लो चीनी और चाय, ये चीन का शब्द है, चीनी शब्द है, विकल्प बी सही है यहाँ पर। ठीक है, और आगत शब्द है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द अगर बात करें तो हम लोग खिड़की है, पगड़ी, जूता, लोटा, खटिया। ठीक है, ये सब जो है जिनके उत्पत्ति का पता न चले और आम जनमानस में वो यूज होता रहे। ठीक है, इन्हें अनाना, घबराना, ये सब। निम्नलिखित में से निम्नलिखित इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज, विघ्न, संपत्ति, संकट, ये तो तीनों समानार्थी शब्द। आपत्ति, ऐतराज का अर्थ आपत्ति है, या आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? कमल का कौन नहीं है? उत्पल, शतदल, देववृक्ष। देववृक्ष नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। आज इसके लास्ट में जो आएगा उसको भी मान लो, मतलब ऐसे जल के पर्यायवाची के शब्दों के लास्ट में जब जो आएगा जिनमें कमल का पर्यायवाची है, तो उत्पल, शतदल और सरसिज कमल का पर्यायवाची है। देववृक्ष जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। परिजात, इसका अगर देखेंगे परिजात भी होता है, एक कल्पतरु होता है, देवतरु है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, ये सब हैं किसके? देववृक्ष के पर्यायवाची। कांच का पर्यायवाची शब्द है, कांच का पर्यायवाची क्या होता है? शीशा होता है। ये देखिए शीशा, शीशा, सीपा, शीशा, 3 जगह शीशा शीशा लिखा है, लेकिन जो सही शब्द होगा वो जो आप जानते हैं उसी को प्रयोग में लाइएगा यहाँ पे। और निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। उद्यमी का विलोम क्या होगा?
उद्यमी की विलोम की अगर हम लोग बात करें तो होगा आलसी हो जाएगा, निरुद्यमी हो जाएगा। ठीक है। मेहनती का विलोम कामचोर हो जाएगा। प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। कुछ आसान भी प्रश्न है इसमें। वैदेही। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए वैदेही किस तरह लिखा जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर है सी। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। मानक मतलब माना गया है, सही है। संबंध, 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 संबंध। तो विकल्प डी वाला सही होगा। इस तरह इस समय यही प्रयोग में आएगा। ठीक है ना, विकल्प डी वाला जिस तरह संबंध लिखा है मानक हिंदी में आएगा ये। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। देखिए, तुलसी ने मानस की रचना लिखी, और यहाँ पे सिर्फ ये भी हो जाता मानस की रचना की, रचना लिखी ही जाएगी। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये तो सही है। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। कालचक्र के पहिए से, कालचक्र का पहिया नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। विलाप करना और रोना दोनों एक ही आवृत्ति हो गई है, इसलिए ये गलत है। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। मुमूर्ष, मुमूर्ष होगा। विकल्प बी सही है। और आस टूट गई जिसकी, उसके लिए शब्द हैं। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए हताश शब्द है। यहाँ पे आसान प्रश्न है तो कम समय लग रहा है। क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही रोज करते रहें तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। विकल्प सी सही है। ठीक है। और निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। गलत किसका है। मुंह छिपाना, गायब होना। मुंह छिपाना का अर्थ गायब होगा ना, नहीं। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, ये सही लिखा है। दांत की रोटी, गहरी दोस्ती। सिर उठना, विरोध में खड़ा उठना। विकल्प ए जो है ये इसका सही नहीं अर्थ लिखा है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। बाग बाग होना, पेट फूलना, पेट फूलकर कुप्पा होना, फूला न समाना। फूलकर कुप्पा होना क्या है भाई, सुने हो क्या कभी। पेट फूलना, फूलकर कुप्पा होना, पेट फूलना। यहाँ पे पेट फूलना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। ठीक है, पेट फूलना नहीं होगा। ठीक है। एक अनार 100 बीमार। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। थोड़ी सी वस्तु चाहने वाले अधिक। ऐसे प्रश्न का विकल्प पढ़कर हम लोग समय को बर्बाद ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। न धर्म वृद्धेषु वयम वयः समीक्षेते। यह सूक्ति किस कवि की है। ये कवि की है कालिदास की। ठीक है, कुमार संभव से लिया गया है ये। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षेत किससे लिया गया है, कुमार संभवम से। कालिदास की रचना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कपिल मुनि। ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशिष्ट, मीमांसा, वेदांत, ये सब हैं।
अब साख्य के यहाँ कपिल मुनि हैं, और योग के पतंजलि हैं, और वैशेषिक मीमांसा के जो हैं गौतम हैं, वैशेषिक के गौतम हैं, मीमांसा के कणाद हैं, और वेदांत के जैमिनी और वैदनारायण हैं। ऐसे करके इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम भी है, विक्रमोर्वशीय भी है, प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। किसकी है? भास की रचना है। 13 नाटकों में से एक है भास के, प्रतिमा नाटकम। और तवल्लकारः का संधि विच्छेद क्या होगा? तव धन लकारः, विकल्प बी यहाँ पर सही है। ठीक है, और इसमें जो है गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, विकल्प बी है। तेजोमय का संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का विकल्प सी सही है, तेजमय होगा। ठीक। गोधूम चरकम समास है, इसमें कौन सा समास है? तो इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है, जिसमें और से भी पद जुड़े हुए हों। और वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? वारी की द्वितीय बहुवचन की अगर बात कर लें तो हो जाएगा वारिणी। ठीक है, वारिणी होगा। द्वितीय बहुवचन हम कह दिए हैं, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, और उसका एक वचन में वारी होगा, बहुवचन में वारिणी होगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? वारिणी, विकल्प बी वाला सही है। मत्याम शब्द रूप है, मत्याम जो शब्द रूप है यह मति का है, ये तो क्लियर है। और मति में किस में बनेगा? सप्तमी विभक्ति में बनेगा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, विकल्प डी वाला यहाँ पे सही है। अपीवत धातु रूप में कौन सा लकार है? इसमें लंग लकार है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे सही है। अ से शुरू होता है अक्षर, लंग लकार। और अधिसिड्य था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति, ये पूछा है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंड अस्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरि वैकुंठ अधिसेते। और यहाँ पर जो होगा आपका आधारस्य होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। कर्म संज्ञा क्या होगी? अधरास्य। चलिए, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, गांव के दोनों रास्ते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। और ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति होगा इसका, ग्रामम उभयतः और मार्गः सन्ति, विकल्प सी सही होगा। चलिए, तुम्हारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है?
ये है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, और ये हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। 1884 में लिखा गया ये। तमस उपन्यास में हर नाम सिंह और बंतों को अपने घर पे में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? वो है रमजान की माँ राज्यो। गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का क्या नाम है? वो पात्र है सरोज। कौन है? सरोज। और गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। राय साहब, मिर्जा साहब, होरी, धनिया, हीरा, गोबर, झुनिया, दाता दीन और रूपा है और सोना है, ये सब हैं उस गोदान के पात्र। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती है? वो चूल्हा बनाने के लिए करना चाहती है। विकल्प सी सही है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। और ये कहानी 1901 में लिखा गया। लेखक माधवराव स्प्रे हैं इस कहानी के लेखक। एक टोकरी भर मिट्टी जो है अभी यहाँ पे लिखे हैं हम, और वो एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद वर्मा है, इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी का है, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास का है, 11 वर्ष का समय इन्हीं का है यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। पंडित और पंडिताई गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। दुलाई वाली बंग महिला का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए 3 कहानियों का मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। वो कौन कौन सी हैं इनमें से? वो कहानियाँ हैं, एक तो है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी का, और दूसरा है 11 वर्ष का समय जो इन्हीं का है रामचंद्र शुक्ल का। एक और है दुलाई वाली जो बंग महिला का है। ठीक है, ये तीनों हैं। विकल्प बी वाले में सही होगा। इंदुमती 1900 में लिखा गया था। 11 वर्ष का समय है एक जो लिखा गया है 1903 में। दुलाई वाली 1907 में लिखा गया। सूची 1 का 2 से मिलान करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है, अजीब तरह का हो गया है, हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मालती एक तरफ तो दिया गया है पात्र, एक तरफ पात्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ कहानी। ठीक है, एक तरफ पात्र। तो मालती जो है यह किस कहानी का है? गैंग्रीन कहानी की है। पात्र अज्ञेय द्वारा लिखा गया इसको। और एक है परिंदे, मालती हो गया। दूसरा है लाल पान की बेगम, लाल पान की, अरे नहीं ये तो रचना हो गया। मालती ए। अब बी को देखेंगे लच्छमा। लच्छमा कोसी का घटवार, कोसी का घटवार। अब कोसी का घटवार किसके द्वारा? शेखर जोशी लिखे हैं इसको। ठीक है, शेखर जोशी द्वारा रचित है ये। और एक है सी लतिका,
ये परिंदे परिंदे कहानी की पात्र है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। और एक है आपका डी चंपिया, लाल पान की बेगम, और ये लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ पे मिला लीजिएगा आप लोग। और मालती जो पहला वाला है, मालती की अंग्रेज किस में है, 4 में, तो पहले का चौथे के साथ बी और सी हो सकता है। और दूसरा लक्ष्मा जो है, लक्ष्मा को सी का घटवार 3 के साथ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? इनमें से बताना है आपको। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 में इस चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ। और क्या बता रहा है उनके बारे में? उपयुक्त कथन कौन कौन सा है? कुल 5 कथन दिए हुए हैं, 4 कथन या 3 कथन में सही होगा। और तो ये वाला जो है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है ये कहाँ कह रहा है? 1852 में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी गति अच्छी है। ठीक है, ये तो सही है। इन्होंने हिंदी पत्रिका का संपादन किया। और आगे दे रहा है, दांत और भव, आप बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर निबंध लिखा, सही है। और कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। भारत दुर्दशा इनकी नहीं है, तो ई वाला सही नहीं होगा। यहाँ पर ई वाले में देखिए, ये कौन सा ई वाला, देखो पहला वाला जो है ए वाले में जन्म जो है सन यहाँ पर दिया है 1852, ये 1852 नहीं है, 1856 है। और उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ है इनका जन्म। तो ए वाला उस तरह गलत हो गया, विकल्प ए, विकल्प बी, ये दोनों गलत हो गया। और उसके बाद हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, इसका संपादन भारतेंदु ने किया, इसलिए सी वाला गलत हो गया। बचा डी वाला। अब डी वाले में आप कहेंगे, हम भी कह दिए हैं एक बार के लिए, कि भारत दुर्दशा ये तो कहेंगे आप भारतेंदु द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र दोनों लोगों ने लिखा है इसको। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु दोनों लोगों ने लिखा है। बात ये है कि प्रताप नारायण मिश्र जो लिखते हैं वो निबंध लिखते हैं। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे काव्य के रूप में लिखते हैं। ठीक है, नाटक, फर्क इतना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुबेरनाथ राग के निबंधों उपयुक्त कथन की विशेषताओं से संबंधित है। कुबेरनाथ राग के निबंधों उपयुक्त कथन है जो उनके विशेषताओं से संबंधित है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक सांस्कृतिक और लोक शब्दावली है। ठीक है, और तो ये तो सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत जो है लोक जीवन है, लोक संस्कृत और लोक शब्दावली है। आगे चलते हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंधों की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं, व्यक्ति व्यंजक अधिक मानते हैं। यह विकल्प, ये वाला सही नहीं है, बी वाला। और सी वाले में कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षक है, सी वाला सही है।
कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, और ये सही नहीं है, नहीं सॉरी सही है, ये डी वाला भी सही है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, ई सही नहीं है, तो यहाँ पर ए, सी और डी सही है, विकल्प बी वाला। ठीक है। अब यहाँ पे कहें हम लोग, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृत और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षक है। बौद्धिक कर्म मानते हैं, ये निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। और रस धर्मा ललित निबंधकार है इनका, कुबेरनाथ राय का रस धर्मा एक क्या है, ललित निबंधकार है। और यहाँ पे हाँ, और इनका प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठ है। किसका? कुबेरनाथ राय का। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण के रचयिता कौन है? सुधिया उस चंदन के वन के विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। ठीक है, संस्मरण है। और अरे यायावर याद रहेगा में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये अरे यायावर याद रहेगा, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कृति है। और चलिए, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन सही है, ये दिया है अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और 351 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसीलिए ये वाला गलत है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ और अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बी वाला तो सही है। और 14 सितंबर 1949 को ईस्वी को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी मांग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी जी थे। नहीं, और ये राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत नहीं हुआ, बल्कि ये भाग 17 में है। भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है, इसलिए सी वाला गलत है। और विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप के माध्यम भाषा राजभाषा कहलाई। डी वाला सही है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो ये वाला सही है, ई वाला। तो बी, डी और ई सही है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत इधर उधर हो गया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। आगे से कोशिश करेंगे सही हो। उपर्युक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, गलत है। स्वरों का ही स्वतंत्र उच्चारण होता है। और आगे क्या है कि स्वनिम के 2 भेद हैं। स्वनिम के 2 भेद हैं, खंड्य और खंडेतर। ठीक है, तो ये वाला सही है, बी वाला। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सी वाला भी सही है। स्वरनाम में लिंग के कारण रूपांतरण होता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण होता है? नहीं होता है लिंग के कारण। क्या तुमको तुम ही थोड़ी बनाएंगे हम, नहीं होता ना। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, सही है, ई वाला भी सही है।
तो विकल्प यहाँ पे बी, सी और ई होगा, ए सही है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि के बारे में बताना है। तो मूर्धन्य ध्वनि ए क दिया है, बी ट दिया है, सी ड दिया है और डी च दिया है, ई ठ दिया है। तो मूर्धन्य ध्वनि ट ठ ड ढ ट हो गया, ठ ड हो गया और ड ट ठ ठ हो गया। ये तीनों ट वाली लाइन मूर्धन्य ध्वनि है। लिखने से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। विकल्प भी सही होगा। और रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, यह संबंध सूचक है काकी के। निम्नलिखित में यह कर्मक क्रिया वाला वाक्य है और पिताजी आ रहे हैं, इसमें कोई कर्म हो रहा है नहीं। रानी खाना बना रही है और खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? पिताजी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ। प्रथम आ जाओ। इस वाक्य का प्रयोजन क्या है? इसमें संभावार्थ है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ, अभी संभावार्थ है, ठीक है ना। यानी कि नहीं, इसमें इच्छार्थ होगा, संभावार्थ नहीं होगा। क्या इच्छार्थ होगा? विकल्प सी सही है। इसमें संभावार्थ नहीं, क्या होगा? इच्छार्थ होगा। इच्छा व्यक्त कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ। निम्नलिखित कारक और कारक चिन्हों में असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म करण से होगा। असंगत युग्म कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान के लिए होगा। सॉरी, यहाँ पर से आना चाहिए, ठीक है ना। अलग होने के अर्थ में होता है। करण से साथ रहने के, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो ये करण कारक हो गया। अपादान, मेरे हाथ से पेन गिर गया तो वहाँ पे, और के लिए होता है संप्रदान के लिए। उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? उसने घर आकर भोजन किया, वह घर आकर भोजन कर गया, वह घर आया और भोजन किया। विकल्प भी यहाँ पर सही है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है। तो दीर्घ स्वर, देखिए यहाँ पे गुण हो जाएगा ए वाले में, रामाधार होगा। उल्लंघन वाले में क्या होगा? ये तो व्यंजन हो जाएगा, प्रत्युत्तर भी नहीं होगा, यण हो जाएगा इसमें। तो रामाधार जो है इसमें स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। उल्लंघन में क्या होगा? उत होगा, धन लंघन, और इसमें है व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। विकल्प कौन सा सही है? बी वाला सही है। तो ये रहे आपके 125 प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो भी इसमें कमियां हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है इसके लिए हम लोग शुरू किए हैं, और ये हमारा अब से इस समय से पहला प्रैक्टिस सेट है, और काफ़ी दिनों के बाद लाए हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होगा, तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी आगे से ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, जो भी कमियां रहेंगी उसको सही करेंगे हम लोग, और ऐसे जारी करेंगे रोज़ रोज़ एक प्रैक्टिस, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आते आते आप 100 से ऊपर के प्रैक्टिस सेट को कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।